इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मैरी ओलिवर का लिखा हुआ पोएम इनविटेशन को लेकर के। इसका लाइन बाय लाइन एनालिसिस करेंगे, इसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन और सिंबॉलिज्म को समझते हुए चलेंगे। ओके, इस वीडियो का पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल में। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको यूट्यूब चैनल का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इनविटेशन ये पोएम जो है ये रेड बर्ड नाम का पोइट्री कलेक्शन में का एक हिस्सा है। 2009 में इसको पब्लिश किया गया था। ओके, इनविटेशन यानी दावत, कोई चीज़ के लिए बुलावा। तो इस पोएम में जो पोएट है वो किस चीज़ का दावत दे रहे हैं? वो नेचर का दावत दे रहे हैं। वो हम सब लोगों को बुला रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं कि हम लोग अपना बिजी स्केड्यूल में से समय निकाल करके थोड़ा नेचर के पास जा कर के बैठे, नेचर में थोड़ा टाइम स्पेंड करें, ताकि हम लोग को पता चले कि व्हाट दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड, व्हाट दिस ब्यूटीफुल नेचर हैज़ फॉर अस। इट इज़ इन्वाइटिंग अस टू इट्स ब्यूटी, इट्स कामनेस, इट्स वाइडनेस। लेकिन हम लोग जो है अपने छोटा छोटा दरिया में कैद हो जाते हैं और बाहर कभी बड़ी चीज़ को, उदार चीज़ को देखने का समय ही नहीं मिलता। तो दैट इज़ द इन्विटेशन। ओके, अब आइए लाइन बाय लाइन एनालिसिस इसका समझते हैं। ओ डू यू हैव टाइम टू लिंगर फॉर जस्ट अ लिटिल वाइल आउट ऑफ योर बिजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट डे। तुम, यहाँ सबसे पहले क्या किया गया? अपोस्ट्रॉफी किया गया। अपोस्ट्रॉफी यानी कि ऐसा एक फिगर ऑफ स्पीच होता है जहाँ पे डायरेक्ट रीडर को एड्रेस किया जाता है। तो हम लोग यानी पोइट्री के जो रीडर्स है उस उनको डायरेक्टली एड्रेस कर रहे हैं पोएट के स्पीकर, पोएम के स्पीकर। वो क्या बोल रहे हैं कि सुनो, तुम लोगों के पास क्या थोड़ा सा समय है लिंगर करने के लिए? लिंगर इन द सेंस कि मतलब कोई जगह में थोड़ा सा ठहर जाना, ठीक है, थोड़ा सा स्टिक कर जाना थोड़ी सी देर के लिए, फॉर जस्ट अ लिटिल वाइल आउट ऑफ योर बिजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट डे। बहुत जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट तुम लोगों का दिन है, बहुत बिजी दिन है, उसमें से थोड़ा सा जस्ट समय निकाल के थोड़ा देर रुक जाओ और देख लो। क्या देख लो? फॉर द गोल्ड फिंचेस दैट हैव गैदर्ड इन अ फील्ड ऑफ थीसल्स। गोल्ड फिंचेस एक तरीके का अमेरिकन सिंगिंग बर्ड होते हैं। गोल्डन कलर का ज़्यादातर इनका बॉडी होता है, बहुत सुंदर देखने को होते हैं और इन लोग का गाना भी काफ़ी अच्छा होता है, सिंगिंग बर्ड्स होते हैं। तो ये जो गोल्ड फिंच बर्ड है ये कहाँ पे जमा हुए हैं, कहाँ पे इकट्ठा हुए हैं? थीसल्स का मैदान में। थीसल्स आपका एक प्रिकली फ्लावर टाइप का होता है। देखिएगा खास करके मैदान में आपका कुछ फूल टाइप का या प्लांट छोटे छोटे दिखेगा जिसमें कांटेदार पत्ते होंगे, उसको थीसल्स कहा जाता है। तो वैसे ही थीसल से भरा हुआ एक मैदान में ढेर सारे गोल्ड फिंच एक साथ इकट्ठा हुए हैं। किस चीज़ के लिए? फॉर अ म्यूजिकल बैटल, एक संगीत का जंग के लिए। मतलब सब लोग मिलकर के गाना गाएंगे और देखेंगे कि कौन जीत रहा है। टू सी हु कैन सिंग द हाइएस्ट नोट और द लोएस्ट, ये देखने के लिए, ये पता करने के लिए कि कौन सा गोल्ड फिंच सबसे हाईएस्ट नोट पे, सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम पे या संगीत का धुन पे गाना गा पा रहा है, और कौन सबसे लोएस्ट या सबसे हल्का ट्यून में गाना गा पा रहा है। और द मोस्ट एक्सप्रेसिव ऑफ मर्थ और द मोस्ट टेंडर, या फिर ये देखा जाएगा कि कौन सबसे बढ़िया तरीके से मर्थ को एक्सप्रेस कर पा रहा है। मर्थ इन द सेंस जॉय, हैप्पीनेस, खुशी को कौन सबसे ज़्यादा अपने गाने के थ्रू, अपने बिहेवियर के थ्रू एक्सप्रेस कर पा रहा है, वो देखा जाएगा। या फिर कौन सबसे ज़्यादा डेलिकेट है, टेंडर यानी वेरी सॉफ्ट बिहेव, वेरी डेलिकेट इन नेचर, ठीक है। तो ये सब चीज़ का प्रतियोगिता चलेगा, संगीत प्रतियोगिता चलेगा। और किस में प्रतियोगिता चलेगा? गोल्ड फिंचेस में। तो आओ ये प्रतियोगिता को थोड़ा देखो, अपने बिजी स्केड्यूल से टाइम थोड़ा निकालो और इसके मजे लो। Their strong, blunt beaks drink the air as they strive melodiously, not for your sake and not for mine. तो उन लोगों के जो स्ट्रॉन्ग और ब्लंट, ब्लंट यानी होता है कि जो शार्प नहीं होता, ठीक है, नॉट शार्प, जो उन लोग के बड़े बड़े होठ टाइप के हैं, बीक्स, वो क्या कर रहे हैं? वो उन होठों से वो एयर को पी रहे हैं। एयर को पी रहे हैं इन द सेंस, ये ऐसा माना गया है कि एयर जैसे उन लोग के चार तरफ में एयर एक लिक्विड है और लिक्विड, वो एयर टाइप का लिक्विड को वो लोग पी रहे हैं। एज दे स्ट्राइव, स्ट्राइव का मतलब होता है प्रयास करना। मेलोडियसली यानी बहुत ही मधुर तरीके से वो लोग, बहुत स्वीटली वो लोग प्रयास कर रहे हैं। किस चीज़ का प्रयास? कि ये जो मतलब एक साथ संगीत प्रतियोगिता में गाने का प्रयास, कौन किससे बेहतर गा सकता है या कौन कितना बढ़िया तरीके से गा सकता है, उसका एक प्रयास। अच्छा, ये प्रयास वो लोग किस चीज़ के लिए कर रहे हैं? क्या प्रतियोगिता जीतने का कोई मेडल मिलेगा, या फिर हम या आप जो देख रहे हैं क्या वो लोगों को कोई शाबाशी देंगे या पैसा देंगे? किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, आइए जानते हैं। नॉट फॉर योर सेक एंड नॉट फॉर माइन एंड नॉट फॉर द सेक ऑफ विनिंग। ना तो ये जो प्रयास वो लोग कर रहे हैं गाने का, ये ना ये मेरे लिए कर रहे हैं, सेक इन द सेंस मतलब कारण से, ना तो ये तुम्हारे लिए कर रहे हैं, ना तो ये मेरे लिए कर रहे हैं, ना ही ये लोग जीतने के लिए कर रहे हैं, बट फॉर द शेयर डिलाइट एंड ग्रैटिट्यूड, सिर्फ मज़े के लिए, एंजॉयमेंट के लिए, सेटिस्फैक्शन के लिए और
ग्रैटिट्यूड के लिए। किस चीज़ का ग्रैटिट्यूड? कि नेचर ने उन लोगों को अभी तक जिंदा रखा है, नेचर ने उन लोगों को ये एबिलिटी दिया है कि वो लोग गा सकते हैं, और ये एबिलिटी के थ्रू वो लोग खुद को और अपने चार तरफ का सराउंडिंग में जो उन लोग को गाना सुन रहे हैं वो लोग को भी पीस ऑफ माइंड दे पा रहे हैं, दिल में उनका खुशी पैदा कर पा रहे हैं, सेटिस्फैक्शन दे पा रहे हैं। तो दिस इज द ग्रैटिट्यूड, ठीक है। और शेयर यानी स्टार्ट, प्योर डिलाइट, सिर्फ और सिर्फ आनंद। तो ये चीज़ करके गाना गा के वो लोग को आनंद मिल रहा है। वो लोग प्रतियोगिता में नहीं है कि मैं तुमसे ज़्यादा गाना गा लूंगा तो चलो मैं बड़ा हो गया तुम छोटे हो गए मैं तुमको इंसल्ट करूंगा। नो, दे आर नॉट इन एनी कंपटीशन, दे आर जस्ट हेयर फॉर स्प्रेडिंग डिलाइट। ओके, बिलीव अस, दे से इट इज़ अ सीरियस थिंग। जैसे मानो कि वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोगों पे विश्वास करो, हम लोग प्रतियोगिता में नहीं है, हम लोग का बस काम है आनंद देना और खुद भी आनंद लेना। इट इज़ अ सीरियस थिंग। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है और ये बहुत ही एक सीरियस बात है, मतलब कंसर्न लेने वाला बात है या तवज्जो देने वाला बात है। जस्ट टू बी अलाइव ऑन दिस फ्रेश मॉर्निंग इन द ब्रोकन वर्ल्ड। ये जो आज का दुनिया जो टूट गया है, जिस दुनिया में कोई बॉन्डिंग नहीं बचा है, कोई इमोशन नहीं बचा है, कोई आदमी से आदमी का कांटेक्ट नहीं बचा है, प्रेम प्यार मोहब्बत कुछ नहीं बचा है, बस जेलसी चारों तरफ है, चारों तरफ डिस्ट्रक्शन है, चारों तरफ नेगेटिविटी है। ऐसा एक टूटा हुआ दुनिया में एक फ्रेश सा सुबह में, फ्रेश नेचर में, फ्रेश ब्यूटी में तुम जिंदा हो, यही काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी थैंकफुल मोमेंट है तुम्हारे लिए। बस तुमको ये रियलाइज़ करने का ज़रूरत है कि तुम जिंदा हो। दुनिया का ये नेचर का एक खूबसूरती देखने के लिए, कुछ अच्छा लिव करने के लिए, कुछ अच्छा फील करने के, दैट इट सेल्फ इज़ अ ब्लेसिंग फॉर यू। इतना भी तुम्हारे लिए एक आशीर्वाद है। आई बेग ऑफ यू। फिर पोएट जो है, पोएट वो हम सब से, रीडर से कातर अनुरोध करते हैं, शी एक्सप्लोर्स ऑफ अस। I beg of you, do not walk by without pausing to attend to this rather ridiculous performance. वो ये भी बता रहे हैं, ये जो परफॉर्मेंस है, सबसे पहले तो वो बता रहे हैं कि मैं तुम सब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ रीडर से कि प्लीज़ ये जो इन लोगों का परफॉर्मेंस है, संगीत प्रतियोगिता या सब लोग मिल करके गाना गा रहे हैं, इस चीज़ को नज़रअंदाज करते हुए आगे इसको चल करके मत जाओ, ठीक है। डोंट वॉक पास दिस सीन, ठीक है। बस इसको मतलब अनदेखा करके आगे मत चल के जाओ, रुको थोड़ा देर, इसको देखो। ये बहुत मतलब कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, ये काफ़ी रिडिकुलस परफॉर्मेंस है, रिडिकुलस इन द सेंस हास्यकर, ठीक है, कि मतलब जो जिसमें काफ़ी ज़्यादा तवज्जो देने का नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी ये परफॉर्मेंस रिडिकुलस होने के बावजूद, इस परफॉर्मेंस में उतना कुछ खास नहीं रहने का बावजूद भी क्यों इसको अटेंड करना चाहिए, उसका आंसर वो खुद पोएम का कंक्लूडिंग स्टैंजा में दे रहे हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट ये स्टैंजा है। इट कुड मीन समथिंग, इट कुड मीन एवरीथिंग, इट कुड बी वट Rilke meant when he wrote you must change your life। अच्छा, ये आखिरी वाला लाइन जो लाल कलर का है ना, ये मैंने जानबूझ के लाल कलर का किया है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। कहा जाए तो पूरा पोएम का सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। इस पे अगर आप लोग किसी का मतलब सिलेबस में पैसेज राइटिंग है तो ये आप लिख के लीजिए कि इससे एक्सप्लेनेटरी पैसेज आना ही आना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। ओके, अब ये आखिरी वाला जो स्टैंजा, इसमें वो क्या समझाने की कोशिश किए हैं कि यहाँ, अच्छा इट मतलब यहाँ क्या बताइए, तो ये इट कुड मीन समथिंग। इट मतलब वही जो एक्सपीरियंस है, वही जो साइट है कि जो गोल्ड फिंचेस आकर के थीसल का बैटल में संगीत में मत है, ठीक है, आनंद के लिए, ये जो दृश्य है और ये दृश्य देख के जो एक्सपीरियंस है, जो आनंद है, ये टोटल चीज़ को यहाँ पे इट कह के रेफर किया जा रहा है। तो ये दृश्य या ये दृश्य से मिलने वाला आनंद, ये जो एक्सपीरियंस, ये शायद कुछ समझा सकता है। समथिंग मीन्स समथिंग वाइटल, something important, something very significant which we should learn in our life, ठीक है। something का मतलब है expanded ये। it could mean everything, शायद यही सब कुछ, इसका मतलब ही सब कुछ है। that means it could mean everything we should learn in a life to become happy, ठीक है। वो सब कुछ जो हम लोग को जानना, सीखना, प्रैक्टिस करना चाहिए ज़िंदगी में खुश रहने के लिए या पीसफुल रहने के लिए, शायद वो सब कुछ इसी दृश्य में निहित है, इसी दृश्य में एक वार्ता के लिहाज से निहित है। ये हम लोग को समझना चाहिए। इट कुड बी व्हाट Rilke meant, ये शायद इसका मतलब वही है जो रिल्के ने समझाया चाहा था जब उन्होंने लिखा था when he wrote you must change your life। अब ये लाइन कहाँ से लिया गया है? ये लाइन लिया गया है आर्काइक टॉर्सो ऑफ अपोलो। ये एक पोएम है, लिखा गया रेना मारिया रिल्का द्वारा, ठीक है। रेना मारिया रिल्का आपका एक ऑस्ट्रियन पोएट थे
जर्मन लिटरेचर में इनका काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, मॉडर्निज्म के साथ ये जुड़े हुए रहे हैं, ठीक है। तो इनका ये जो पोएम था आर्काइक टॉर्स ऑफ अपोलो, उसमें बेसिकली एक मूर्ति के बारे, अपोलो का एक मूर्ति के बारे में डिस्क्रिप्शन देते हैं जिस मूर्ति का सिर नहीं है, ठीक है, सिर कोई कारण से टूट गया है, डिस्ट्रॉय हो चुका है, लेकिन बाकी उसका जो शरीर है वो इतना मेजेस्टिक है, इतना ग्रैंडर है उसमें कि उसको देख के ही लगता है कि जो सिर जो अलग हो गया है वो भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल, काफ़ी ज़्यादा सिंबॉलिक और काफ़ी ज़्यादा मतलब ग्रैंडर भरा हुआ था। और ये बिना सर का भी मूर्ति का सामने खड़ा होकर के ऐसा लग रहा है जैसे वो मूर्ति देख रहा है, उसका आंख नहीं होने का बावजूद वो देख रहा है, और उसका देखने से उसके सामने जो खड़ा है उसको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे अपना ज़िंदगी का तौर तरीका बदलना चाहिए, क्योंकि ये जो अपोलो का मूर्ति है इसका थ्रू अपोलो खुद यानी गॉड खुद मुझे देख रहे हैं। द ओमनीपोटेंट, द ओमनिशिएंट, द ओमनीप्रेजेंट एनर्जी पावर, द सुप्रीम पावर इज ऑब्जर्विंग मी, वो मुझे देख रहा है और मुझे अपना तौर तरीका, ज़िंदगी का जीने का सही तरीका मुझे अडॉप्ट कर लेना चाहिए। तो ये उस पोएम का जिस्ट है, और उस पोएम का भी आखिरी लाइन यही था कि यू मस्ट चेंज योर लाइफ। अब वो जो मैरी ओलिवर है वो यही समझाने का कोशिश की है कि जैसे रिल्का ने ये समझाने का कोशिश किया था कि कोई पावर, सुप्रीम पावर जो है हम लोगों को देख रहा है, भले ही हम उस पावर को देख सके या ना देख सके, तो हम लोग को क्या करना चाहिए, अपनी ज़िंदगी को बदल लेना चाहिए जब तक हम लोग का पास ज़िंदगी बचा हुआ है। तो शायद ये जो दृश्य है कि थीसल्स का फील्ड में गोल्ड फिंचेस का एक साथ आना, ये जो नेचुरल ब्यूटी है, ये जो कंप्लीटली कंपटीशन भावना से रहित, ये जो सिर्फ एक आनंद देने का और आनंद लेने का एक फिलॉसफी है, ये शायद हम लोगों को अडॉप्ट करना चाहिए अपना ज़िंदगी में। शायद ये देख करके हम लोग को इंस्पिरेशन लेना चाहिए कि जिस तरीके से एक दूसरे में कंपटीशन का भाव का बिना, एक दूसरे को अपना प्रतिद्वंदी, प्रतियोगी समझे बिना साथ मिल करके जो आनंद लेने का एक तरीका है, उससे आनंद लेने में भी मज़ा आता है और वो आनंद को बांटने में भी और ज़्यादा मज़ा आता है। साथ में मिलकर एक यूनिटी भी क्रिएट होता है और किसी के साथ किसी का कोई भावना द्वेष भी नहीं रहता। तो क्या ये बहुत अच्छा तरीका नहीं है लाइफ लीड करने का, विदाउट एनी टेंशन, विदाउट एनी क्लैश, जस्ट बाय स्प्रेडिंग ब्यूटी एंड जॉय एंड लव? क्या यही ज़िंदगी का मकसद नहीं होना चाहिए? यही उनका मैसेज है कि शायद रिल्के ने भी यही बताने का कोशिश किया था। तो इसको देखो, नेचर को देखो, नेचर में जो भी ब्यूटीफुल चीज़ें हैं, जो भी छोटा छोटा मोमेंट्स है, उसको देखो, उससे सीखो और उसको, नेचर का जो विशालता है, जो प्यार है, उसको अपने में समाओ, अपना ज़िंदगी को बेहतर बनाओ। ठीक है, ये था पूरा पोएम का एक्सप्लेनेशन। आशा करते हैं कुछ समझ में आया होगा। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल टर्न ऑन करके रखिए ताकि अगला बार जो भी वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंचे। और ऐसे ही और भी पोइट्री, पोएम, ड्रामा, नॉवल या कोई भी चीज़ पे आपको हेल्प का दरकार हो, प्लीज़ आप कमेंट डाउन कीजिए, उसमें जल्दी से जल्दी हम लोग वीडियो बना के डालेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, प्लीज़ स्टे